हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी। आज जो हम बात करेंगे अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने जाना है कविता के बारे में भी, कहानी के बारे में भी। पहली बार हम जान रहे हैं यात्रा वृत्तांत के बारे में। किसके बारे में? यात्रा वृत्तांत। आपको सुन के अजीब लगा होगा कि आखिर यात्रा वृत्तांत क्या है। एक्चुअली में यात्रा वृत्तांत का अर्थ है कि यात्रा करते समय जो आपको अनुभव होता है या अगल बगल का जो चीज सौंदर्य होता है उसको लिखना या उसको समझ करके ही बयां करना ही क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। मतलब यात्रा जब करते हैं तो उसी समय जो भी कुछ बयां किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। ठीक है, आज का अध्याय का नाम है हुंडरू का जलप्रपात। क्या है? हुंडरू का जलप्रपात। इसके जो लेखक हैं, यहाँ पे देखिए, इसका जो लेखक है ना, लेखक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बोलता है कामता प्रसाद सिंह, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है काम। क्या कहा जाता है? काम। जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? काम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं आज यात्रा वृत्तांत के बारे में। देखिए, ये जो हुंडरू का जलप्रपात है ये छोटा नागपुर में है। कहाँ पे है? छोटा नागपुर में है। ये जो छोटा नागपुर आपका कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। उसके बारे में आज ये बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या बताया गया है, उसका सुंदरता क्या है, क्या क्या उल्लेखनीय है, हम उस सब के बारे में जानेंगे। और अगर आपके पास टाइम होगा, मतलब लगातार अगर मेरे पास ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर मान के लिए वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर आगे वाला वीडियो में आपको क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर इसका प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर हमारा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो लाल कलर का दिखता है वही सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाएं, और बेल आइकन वाला जो बटन है, जो घंटी वाला, उसे भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे आपका है हुंडरू का जलप्रपात। क्या है? हुंडरू का जलप्रपात है। ये चीज आपका दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्यतः यात्रा वृत्तांत में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। और हुंडरू का जलप्रपात ये जगह का नाम है। आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अब्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यानी प्रकृति के साथ साथ ही मनुष्य की जीजीविका और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। मतलब इसमें क्या गया, पहले तो होता क्या था, सिर्फ संस्कृत और धार्मिक को ही के चीजों को ही बयां किया जाता है वृत्तांत में, लेकिन ये यात्रा के माध्यम से जो भी इसमें आया वो सब का बयां किया गया। पाठ में बहुलवादी संस्कृति यानी सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है, और झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया है। मतलब इतना बताने का अंदाज है और इतना खूबसूरत है कि वो बनाने के बाद यानी बताने के बाद वो पाठ क्या हो गया, हमारा रोचक हो गया है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, है ना। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक क्या है, टुकड़ा है। छोटा नागपुर जो है स्वर्ग का एक क्या है, टुकड़ा है। आपको पता होगा कि हमारे देश के जो क्या है, कश्मीर है, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। खास करके एशिया का तो उसे स्वर्ग कहा ही जाता है। और भारत में सबसे उसी तरह से, या दूसरा अगर उसी तरह से बोला जाए, ये एक प्रकार का छोटा नागपुर भी स्वर्ग का एक टुकड़ा है। वो पूरा स्वर्ग कहलाता है, लेकिन ये स्वर्ग का एक क्या है, टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा,
पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खबड़ और ऊंच हो गई। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही है। जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंदर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों बोल रहा के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहद बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है। सांप की तरह भागी जा रही और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चल रहे हैं। द्रुत गति का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये जो व्याख्या किया गया है ना, कि लेखक जब जा रहे थे कहाँ से, छोटा नागपुर के कहा हुंड्रू जगह का नाम है, तब इस तरह से उसे महसूस हो रहा था। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचोली खेल रहे हैं। आंख मिचोली खेलना का मतलब होता है ना, कभी जगना, कभी क्या करना, छिप जाना। इसी को क्या बोलते हैं, आंख मिचोली करना। क्या करना, आंख मिचोली करना। उसी को क्या कहते हैं, आंख मिचोली करना। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा गुलजार है। बोल रहा है क्या, इतना मस्त लग रहा है जिस तरह से सब कोई, जैसे वहां पे आदिवासी है वो अपना क्या करते हैं, गीत गाते हैं। इतना सुंदर गीत गाते हैं कि लग रहा मन भावुक हो जाता है। उसके बाद चिड़िया इतना मस्त चहचहाती है कि लग रहा सुनने के बाद कुछ और महसूस होता है। पेड़ भी क्या करने लगे हैं, झूमने लगे हैं। मतलब ये महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ना, सुंदर जलवायु मनहर वातावरण। बोलता है सुंदर जलवायु है, मन क्या है, मनहर वातावरण, मन चाहे वातावरण इसको बोलते हैं। हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। मतलब होता ना कि हवा तो धीरे धीरे डोल रही है। उसके बाद आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे, जब बादल की छां आ जाती है तो धीरे धीरे वहां पे क्या होता है, एक आरामदायक होता है। वही चीज बता रहा है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वच्छ स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वालों को अमृत बांटती जाती है। अमृत का मतलब होता है ना कि अमृत, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अमृत का मतलब ये हुआ कि वैसा चीज जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। लेकिन यह अमृत का मतलब यहाँ पे लिया गया है क्या, कि जल, कि नदियां तो जाती है लेकिन बगल वाले को जल बांटते हुए जाती है ना। झरने सतत झरझार आंखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर सुराग, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये चित्र को जो है स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करती है। खानों में कोयला, अब खाना मतलब वो नहीं जो आपको खाने मिले, खानों मतलब उस जगह को भी कहते हैं जहां से कोयला निकलता है ना। और अबरक जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों मतलब जो छोटा फूल का छोटा सा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, फुनगियों पर नाचती तितलियां फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णीय घटिया सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरिती मावले, मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। ये सब के साथ क्या है, छोटा बता रहा है क्या, छोटा नागपुर में खान भी है, अबरक का खान भी है, जंगल भी है और लकड़ी भी है, उसके बाद फूल भी है और छोटे छोटे फूल का जो कंद होते हैं वो भी है, और नाचती तितलियां भी है और झुके हुए जो फल है वो भी बहुत मस्त लगता है। ये जो जगह का नाम है वो क्या है, छोटा नागपुर है। क्या है, छोटा नागपुर है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। सोना
यहाँ पे लिया गया है कोयला को लेकर, ठीक है। कोयला यहाँ पे देखिए सोना की तरह वो कोयला से संबंधित लिया गया है। बोला कि जिस तरह से सोना हम लोग आभूषण उपयोग करते हैं बहुत कीमती है, उसी तरह से कल कारखानों के लिए भी कोयला हमारा क्या है, कीमती है। एक और पृथ्वी अपने चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अभ्रक बनकर, वो क्या बनकर, अभ्रक बनकर, वो क्या बनकर आपका, अभ्रक बनकर, वो अभ्रक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अभ्रक जो है ना वो क्या है, तत्व है, उसको निकालने के बाद वो क्या करता है, दुनिया में बहुत सारे कामों में वो उसका उपयोग किया जाता है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं, और पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। देखिए झरना का दो प्रकार का है यहाँ पे। पहला है जो खरद खरद कर सफेद होते हैं उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए श्वेत शालीमार कहते हैं, क्या कहते हैं, शालिग्राम, सॉरी शालिग्राम कहते हैं। दूसरा पत्थर जो करुणा है उसे लोग क्या कहते हैं, विस्मित भाव से देखते हैं, मतलब उसे झरना कहकर क्या करते हैं, विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है। बोलता है कि छोटा नागपुर में बहुत सारे झरने हैं लेकिन उससे सबसे ज्यादा निराला कौन है, कौन सा, हुंडरू का झरना है। मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ, यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह लेखक कहता है, क्या कहता है कि मैं जब भी जाता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वहां हुंडरू का झरना देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं, यह झरना जिसके बारे में लिखते हुए आघात नहीं। बोला ये झरना इतना मस्त है, अगर इसके बारे में लिखना चाहें, जितना लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा भी मन में संकोच नहीं होता है, इसीलिए इससे हमें क्या कहता है, बहुत प्रेम है। क्या है, बहुत प्रेम है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड से उनकी दूरी 13 मील है। यूं रांची से हुंडरू 27 मील दूर है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हुंडरू जो है रांची से कितना दूर है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 27। अगर पूछे रांची से पुरुलिया वाली सड़क कितना दूर है तो 14 मील है, और यहाँ उसके बाद पुरुलिया रोड से कहाँ, झुरनू का मतलब सॉरी हुंडरू का झरना कहाँ कितना है, 13 मील है। कितना, 13 मील है। महात्मा गांधी ने कहा, लेखक बोलते हैं महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। बोलता है क्या कि अगर हम कोई चीज अगर जानते हैं या उसको वहां जाना चाहते हैं तभी उसका महत्व बनता है जब उसके लिए क्या हो, साधन हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। महान मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब होता है ना कि अगर आपको अच्छी जगह जाना है तो उसके लिए सड़क भी अच्छा होना चाहिए, साधन भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मन लगेगा, अन्यथा आपको मन नहीं लगेगा। यही बात बताना चाह रहा है। जैसा हुंडरू का झरना वैसा मार्ग। बोल रहा है क्या, जैसा हुंडरू का झरना है जाने में उतना ही क्या होता है, आनंद आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसके अगल बगल उस तरह देखने के लायक ही बहुत सारे चीज उपलब्ध है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषा से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूंकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बोलता जब हम जा रहे थे, लेखक बोलता है कि वो महीना किसका था, अगस्त का था, इसीलिए धान का जो खेत है बहुत न्यारा था, वो क्या थे, हरे भरे थे। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर कर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए। बोल रहा है कि जब हम लोग रास्ते में चलते हैं ये सब का सारी क्रियाएं होती है, नदी भी है, जंगल भी है, पक्षी भी बगल में चहकती है, सुनने में बहुत आनंद आता है। सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं
डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी, क्या है, सादगी के अवतार और गरीब की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है। बोलता वहां का जो नागरिक है यहाँ पे क्या करता है, वो उसका जो है उसमें सादगी भरा हुआ है, उसके पास कला बहुत भरा हुआ है, उसका रहन सहन में 100% कला बसती है ना। कला बसना का मतलब वहां पे उस तरह से कार्य करते हैं जो एक कलाकार करते हैं, ठीक है, मतलब एक नए नए कार्य को अंजाम देते हैं। मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहा हो। मकई के पौधे कहीं कहीं उगल बगल, क्या है, उगल बगल में लहरा रहे थे जैसे, जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रहे हैं। इस तरह से वो अपने आप को लहरा रहे थे, लग रहा है कि वो अपने आप का किस्मत क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। इस मार्ग पर इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे और एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही पहुंचा वहां मन ही मन झरने को मैंने क्या किया, प्रणाम किया। क्या किया, मन ही मन झरने को मैंने प्रणाम किया। कहानी थोड़ी सी लंबी है ना, तो आप थोड़ा सा बने रहिए धैर्य के साथ, है ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, कहानी बहुत सुनने में बहुत मजा आएगा। बोल रहा है क्या, पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है। पहाड़ पर जब पानी चलती है वो उसका अजीब लीला है, जिसका मुकाबला ना राम लीला करे न रास लीला। बोल रहा है क्या, रामलीला हम लोग देखे होंगे कि क्या करते हैं, राम के लिए कुछ अपना प्रार्थना करते हैं लगातार 3 दिन 4 दिन या 2 दिन, वो अपने अनुसार करते हैं, उसे रामलीला कहते हैं, ठीक है, या रासलीला। उस तरह से उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है या उसके बाद कुछ इस तरह से दुर्घटना हुआ उसको व्याख्या किया जाता है, उसे ही रासलीला कहते हैं। बोला उसी तरह से पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार क्या है, चिंघाड़ रहे हो, मतलब चीखाड़, क्या है, चीघाड़ रहे हो, मतलब बहुत जोर से आवाज कर रहे हो। जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हों, जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फूंफकार कर रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज पड़ती है, ठीक है। जब जैसे इस तरह से वहां यात्री लोग पहुंचते हैं, जो भी व्यक्ति पहुंचते हैं, तो इस तरह की आवाज वहां पे क्या करते हैं, पहुंचते हैं। और अब झरना देखने लगा वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होती है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए हैं। इतना मस्त लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, देवलोक मतलब जन्नत के यहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसा हम लोग को महसूस हो रहा है क्या यह युग युग से पानी आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। बोल रहा है कि बार बार आघात करते हैं पानी, फिर भी ये पत्थर क्या करता है, बर्दाश्त करता है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसके छाती को चीर कर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। बोल रहा है कि पानी में धार इतना ज्यादा है कि वो क्या करता है, पत्थर को चीरते हुए निकल जाता है। इस चीज से हमें एक सीख जरूर लेना है। इस कहानी से ये जो बताना चाह रहा है कि आदमी के लिए कठिन काम क्यों ना हो, अगर वो लगन से और मेहनत से और बार बार करता रहे तो उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इससे हमें ये पता चलता है, जिस तरह से एक पानी पत्थर को तोड़कर उसके बीचों बीच से जा सकता है, हम तो इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम बर्बादी कर दें, मतलब मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव में है ना। पहाड़ पर नदी का यह खेल है, यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे जाकर हुंडरू का यह झरना है। ये जो स्वर्ण रेखा है उससे कितना, 50 मील आगे जाकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची धनबाद सिंहभूम एवं बालासोर, क्या कौन सोर,
सोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बालासोर होकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सब धाराएं एक होकर पहाड़ के नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई कितना? 243 फुट है। इसकी ऊंचाई कितना है? 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीस कर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था। बोल रहा है क्या? यहाँ पे इस तरह से है कि जब सब पानी का धार एक साथ होता है तो एक दृश्य देखने लायक बनता है, बहुत ही अति सुंदर। इसका जो ऊंचाई है 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये पानी का चक्कर भंवरा लगाता है ना। उसके बाद ये सफेद चूर्ण गिर रहा है, ऐसा महसूस होता है। कभी ऐसा मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी के रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गले को नीचे गिरा रहा है। मतलब होता है धुन्नी, जब धुन्नी करता है तो रुई को छोटा छोटा कर देता है, कितना सफेद होता है। उस तरह से लग रहा है कि ऊपर बैठा हुआ है और नीचे के क्या करता है? अपना रुई को फेंकता है। जिस तरह बचपन में हम लोग क्या करते हैं, मिठाई का फेरी वाला आता था, ठीक है, उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। यह हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। बोलता ऐसा महसूस होता है कि इंद्रधनुष कितने कलर के होते हैं? 7 कलर के होते हैं। लग 7 कलर का पानी क्या कर रहा है? हवा में उड़ रहा है। जिस तरह से आसमान में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है। झरना के एक ओर जो है जंगल कहाँ पे है? रांची में है। एक और जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका संदेश हो कि वह सबके लिए, सबका कल्याण उसका उद्देश्य। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। उसका जो उद्देश्य है वो ना ही रांची का है ना ही हजारीबाग का है, बल्कि ये इसका उद्देश्य किसका है? सबका है। किसका है? सबका है ना। चलिए आगे देखते हैं। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा है। बोल रहा है क्या? धीरे धीरे इतना मस्त होके उतर रहा है, जिस तरह से लगता है महादेव के ऊपर क्या करते हैं? दूध चढ़ा रहे हैं। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। उतना दूर से जब नीचे आता है और जब गिरता है तो 20 फुट पानी उसका क्या होता है? ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीर कर आने वाली पानी का स्वागत करने और उसको कंठार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। ऐसा महसूस होता है कि उसे पहनाने के लिए, उसके स्वागत के लिए नीचे से पानी क्या करता है? ऊपर की ओर चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने क्या किया? इसको घेर के रखा है ना। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है। बोल रहा है क्या? ये झरना से भी बड़ा खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है? चलिए समझते हैं। बोल रहा है क्या? पहाड़ों के बीचों बीच एक पतली सी नदी बहती है, जैसे थर्मामीटर के एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। बोल रहा है क्या? उसे ललकार रहा है कि अगर तुम हमसे आगे जा सकते हो तो मैं जान लूं। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है
जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगा कर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा। बोल रहा लेखक बोलता है क्या, कितना सुंदर, इतना अजीब गरीब, ये सब जो है ना प्रकृति अपना हाथ से किया होगा। अन्यथा मनुष्य जाति में इतना समर्थ कहाँ कि सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है ना। बोला कि नहीं तो उतना ये कहा कि आदमी बना दे, आदमी में उतना क्षमता है ही नहीं कि वो क्या करे, उतना बना दे, है ना। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों का प्यास बुझाते रहे। बोल रहा है कि इतना खूबसूरत लग रहा था कि मन को अच्छा करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, मतलब उसको, मेरा मन को शांति के लिए हम उसे बार बार देख रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, बार बार देख रहे थे। यह शोभा, यह छोटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रतीत, जहां 243 फुट की पानी नीचे गिरता, बीचों बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए हैं और सरसराता हर हराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जिन्होंने यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल, जिन्हें में यहाँ पानी गिरता बिल्कुल सफेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है। बोलता है जैसा पानी गिरता है इसमें भयंकरता भी क्या है, नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। बोला कि ऐसा महसूस होता है वो क्या है, आग का क्या करता है, कार्य करता है ना, और वो क्या करता है, उससे लगता है धुआं उड़ते रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है, कहीं बाघ की तरह गुजरता हुआ नीचे गिरता है, और सारा पानी एक जगह सिमट कर जहां नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ वह कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनियों का तांता लगा रहता है। वो चीज इतना खूबसूरत है, उसे देखने के लिए क्या करता है, दिन रात लोग क्या करते हैं, भीड़ लगाए रखते हैं। क्या लगते हैं, भीड़ लगाए रखते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से क्या है, बंगला बनवाया दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीजों का अभाव देखकर ख्याल, है ना, चीजों का अभाव देखकर क्या आता है, ख्याल आया। क्या आया उसको, ख्याल आया। अब क्या ख्याल आया, देखिए कि यहाँ के लोग सचमुच व्यावहारिक है, मतलब अव्यावहारिक है जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी दूसरे की जगह ऐसा झरना होता तो वहां लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय और दूसरे के लिए सुविधा व्यवस्था करते। बोला कि अगर ये दूसरे जगह होता तो क्या करते, यहाँ पे दुकान बैठाते और क्या करते, अपना भी आमदनी करते और दूसरे का मदद भी करते। धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत का स्वर लहरी और किस प्रेम की रुदनी ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। यह कह सकना असंभव है कि पत्थर का अंतस्थल जैसे पिघल कर वहां बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। क्या होता, ये सब क्या होता, अंत हो जाता। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने आए।
कितने तरह के पत्थर? 2 तरह के। पहला है, एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक वह पत्थर है जिसे न जाने किस युग में पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं है, धंसता भी नहीं है और खिसकता भी नहीं है। यानी मतलब दूसरा जो है, पहला क्या है, जिससे चीर कर क्या करता है, पानी निकलता है। दूसरा क्या है, जिसके ऊपर गिरता है। ठीक, 243 फुट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता यहाँ साकार हो गई और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रताप प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। ठीक है, ये दोनों का उदाहरण है क्या, एक ही बार में ये उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, इसका कोई अभिमान नहीं। बोला दानी जब दान करता है तो अपने आप को व्याख्या करता है, लेकिन जब ये पहाड़ दान किया तो इसने कभी व्याख्या नहीं किया। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हुंडरू अपने चपलता के चलते मशहूर है। किसके चलते उसका है? चपलता, चपलता के कारण क्या है, ये मशहूर है। चपलता के कारण ये क्या है, मशहूर है। किन वंदती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना क्या है, बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए। बोला अगर इतना सुंदर है तो जंगल विभाग को पता लगाकर वहां तक मार्ग कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंडरू दर्शनीय है और इसके याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उस प्रकार उछल कूद मचा रहा है। लेखक बोलता है कितना दिन बीत गया, लेकिन फिर भी पानी क्या होता है, उछल कूद रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ आपका क्या है, शब्द है और उसका क्या है, अर्थ है। तो कुछ शब्द और उसके अर्थ हम जानते हैं, है ना। अगर वो जानेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या होगी, वीडियो समझने में आसानी होगी। खास करके नन हिंदी में मैट्रिक के रूप में जो उपयोग किया जाता है मैट्रिक में, उसके लिए बहुत आसानी होगा। मतलब नीलिमा मतलब नीलापन या श्यामलता। तरद्दुत मतलब कठिनाई या परेशानी। क्या होता है, कठिनाई या परेशानी। तो कहता है द्रुत गति मतलब तेज चाल। द्रुत गति मतलब तेज चाल। गुलजार मतलब प्रफुल्लित या खिला हुआ। बाग मतलब बगीचा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अवर्णनीय। अवर्णनीय जिसका अर्थ होता है जिसका वर्णन नहीं हो सके, जिसका ये अनेक शब्द का एक शब्द है, जिसका वर्णन नहीं हो सके, अवर्णनीय। देखने के लायक दर्शनीय। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। साध्य मतलब लक्ष्य। विभीषिका मतलब संकट या त्रासदी या भय। उद्गम स्थल वह स्थान जहां नदी निकलती है, उसे मूल स्रोत को क्या कहते हैं, उत्पत्ति क्या कह सकते हैं, उद्गम स्थल। उसके बाद विलीन लुप्त हो जाना। विलीन मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको अभी बताएंगे और ग्रामर भी है, अगर बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम आगे वाले वीडियो में इसके बाद फिर वीडियो हम छोड़ेंगे। उस वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पर्सन पूरा सॉल्व मिल जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।